बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रात का वक्त था। नाजी अपने कमरे में दो जूनियर कमांडरों के साथ बैठा शराब पी रहा था। दो नाचने वालियां हल्की हल्की मौसीकी पर मस्ती में नागिनों की तरह महसूरकुन अदाओं से रक्स कर रही थीं। उनके पाँव में घुंघरू नहीं थे। उनके जिस्मों पर कपड़े सिर्फ इस कदर थे कि इनके सतर ढके हुए थे। इस रक्स में खुमार का तासुर था। दरबान अंदर आया और नाजी के कान में कुछ कहा। नाजी जब शराब और रक्स के नशे में महू होता था तो कोई अंदर आने की जुर्रत नहीं कर सकता था। सिर्फ नाजी को मालूम था कि वो कौन सा काम है जिसके लिए नाजी शराब व शबाब की महफिल से उठा करता है, वरना वो अंदर आने की जुर्रत नहीं करता था। इसकी बात सुनते ही नाजी बाहर निकल गया। वहाँ सूडानी लिबास में मलबूस एक उधेड़ उम्र का आदमी था। उसके साथ एक जवान लड़की थी। नाजी को देखकर वो उठी। नाजी उसके चेहरे की दिलकशी और कद काठ देखकर ठटक गया। वो औरतों का शिकारी था। उसे औरतें सिर्फ आयाशी के लिए दरकार नहीं थी। इनसे वो और भी कई काम लिया करता था, जिनमें से एक ये था कि वो इनमें से बहुत ही खूबसूरत और अयार लड़कियों के जरिए बड़े बड़े अफसरों को अपनी मुट्ठी में रखता था, और एक काम ये भी कि वो उन्हें अमीरों और हुक्मरानों को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया करता था, और साथ में इनसे जासूसी भी करा लिया करता था। जिस तरह कसाब जानवर को देखकर बताता है कि उसका गोश्त कितना है, इसी तरह नाजी भी लड़की को देखकर बताता कि ये लड़की किस काम के लिए मौजू है। लड़कियों के व्यापारी और बर्दा फरोश अक्सर माल नाजी के पास ही लाया करते थे। ये आदमी भी ऐसे ही व्यापारियों में से ही लगता था। लड़की के मुतालिक उसने बताया कि लड़की तजर्बाकार है, नाच भी सकती है और पत्थर को जबान के मीठेपन की वजह से पानी में तब्दील भी कर सकती है। नाजी ने उसका तफसीली इंटरव्यू लिया। वो उस फन का माहिर था। उसने राय कायम की कि जिस काम के लिए वो इस लड़की को तैयार कर रहा है, थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद ये लड़की इस काम के लिए मौजू होगी। व्यापारी कीमत वसूल करके चला गया। नाजी इस लड़की को अपने कमरे में लेकर चला गया, जहां उसके साथी रक्स और शराब से दिल बहला रहे थे। उसने लड़की को नचाने के लिए कहा, और जब लड़की ने अपना चुगा उतार कर अपने जिस्म को दो बल दिए तो नाजी और उसके साथी तड़प उठे। पहले नचाने वालियों के रंग पीले पड़ गए क्योंकि उनकी कीमत कम हो गई थी। नाजी ने इस वक्त महफिल बर्खास्त कर दी और लड़की को पास बिठाकर सबको बाहर निकाल दिया। लड़की से नाम पूछा तो उसने जकोई बताया। नाजी ने इससे कहा, जकोई, तुमको यहाँ लाने वाले ने बताया है कि तुम पत्थर को पानी में तब्दील कर सकती हो। मैं तुम्हारा ये कमाल देखना चाहता हूँ। जकोई ने कहा, वो पत्थर कौन है? नया अमीर मिस्र। नाजी ने कहा, वो सालारे आजम भी है, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी। अगर तुम उसको पानी में तब्दील कर दो तो मैं उसके वजन जितना सोना तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। जकोई ने पूछा, वो शराब तो पीता होगा? नाजी ने कहा, नहीं, शराब, नाच गाना, तफरी से वो इतनी ही नफरत करता है जितनी एक मुसलमान खंजीर से करता है। जकोई ने कहा, मैंने सुना था आपके पास तो लड़कियों का एक तलस्सुम है जो नील की रवानी को रोक लेता है, तो क्या वो तलस्सुम नाकाम हो गया है? नाजी ने कहा, मैंने अभी तक उनको आजमाया नहीं है। ये काम तुम कर सकती हो। मैं तुमको सुल्तान की आदतों के बारे में बता देता हूँ। जकोई ने कहा, क्या आप उसे जहर देना चाहते हैं? नहीं, अभी नहीं। मेरी इसके साथ कोई दुश्मनी नहीं। मैं बस ये चाहता हूँ कि वो एक बार किसी तुम जैसी लड़की के जाल में फंस जाए, फिर मैं उसे अपने पास बिठा कर शराब पिला सकूं। अगर उसको कत्ल करना मकसूद था तो मैं ये काम हशीशन से आसानी के साथ कर सकता
सकता था। ज़कोई ने कहा, यानी आप सुल्तान से दुश्मनी नहीं दोस्ती करना चाहते हो? इतना बरजस्ता जुमला सुनकर नाजी लड़की को चंद लम्हे में गौर से देखता रहा। लड़की उसके तवक्को से ज्यादा ज़हीन थी। हाँ ज़कोई, नाजी ने उसके नर्म मुलायम बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं उसके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, ऐसी दोस्ती कि वो मेरा हमनवा और हम प्याला बन जाए। आगे मैं जानता हूँ कि मुझे इससे क्या काम लेना है। नाजी जरा सोच कर बोलो, लेकिन मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि एक जादू सुल्तान के हाथों में भी है। अगर तुम्हारे हुस्न पर उसके हाथ का जादू चल गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम एक दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकोगी। सलाहुद्दीन तुमको मौत से बचा नहीं सकेगा। तुम्हारी जिंदगी और मौत मेरे हाथों में है। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकोगी, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ खुलकर बात की है, वरना मेरी हैसियत और रुतबे का इंसान एक पेशावर लड़की से पहली मुलाकात में ऐसी बातें नहीं करता। ये आपको आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसको धोखा देता है। ज़कोई ने कहा, मुझे ये बताए कि मेरी सुल्तान तक रसाई कैसे होगी। नाजी ने कहा, मैं उसे एक जश्न में बुला रहा हूँ और उसी रात में ही आपको उसके खेमे में दाखिल करा दूंगा। मैंने तुम्हें इसी मकसद के लिए बुलाया है। ज़कोई ने कहा, बाकी मैं संभाल लूंगी। वो रात गुजर गई और फिर कई रातें गुजर गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी इंतजामी और फौज की नई भर्ती में इतना मसरूफ था कि नाजी की दावत कबूल करने का वक्त नहीं निकाल सका। अली बिन सुफियान ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को नाजी के मुताबिक जो रिपोर्ट दी थी उसने सुल्तान को परेशान कर दिया था। सुल्तान ने अली से कहा, इसका मतलब ये है कि नाजी सलीबियों से भी ज्यादा खतरनाक है। ये सांप है जैसे मिस्र की इमारत आस्तीन में पाल रही हैं। अली बिन सुफियान ने नाजी की तखरीबकारी की तफसील बतानी शुरू कर दी कि नाजी ने किस तरह बड़े बड़े ओहदेदारों को हाथ में लिया और इंतजामिया में मनमानी करता रहा और कहा, जिस सूडानी सिपा का वो सिपासालार है वो हमारी बजाय नाजी की वफादार है। क्या आप उसका कोई इलाज सोच सकते हैं? सिर्फ सोच ही नहीं सकता बल्कि इलाज शुरू भी कर चुका हूँ। मिस्र से जो सिपा भर्ती किए जा रहे हैं वो सूडानी बॉडीगार्ड्स में गड़मट करा दूंगा। फिर ये फौज ना सूडानी होगी और ना मिस्री। नाजी की ये ताकत बिखर कर हमारी फौज में जज़ब हो जाएगी। नाजी को मैं उसके असल ठिकाने पर ले आऊंगा।